हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 17 में यानी लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था रोटेशनल मोशन के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, तभी जाके इन क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे। क्योंकि हमने जो थियरी बताई है, हमने जो तरीके आपको अप्रोच बताया, उसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यहाँ पर इस क्लास में। तो अगर आपने मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 17 नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ डिस्क ऑफ मास 0.1 किलोग्राम इज रोलिंग। ध्यान रखिएगा इस वर्ड का मीनिंग हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। रोलिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग और रोलिंग का क्या कंडीशन होता है सॉलिड स्फीयर के लिए या डिस्क के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए, वो हमने एक कंडीशन भी आपको लिखवाया था कि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग की कंडीशन क्या होती है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले हम उसको सिंबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो जाके हमको क्लियर हो पाएगा कि करना क्या है। तो डिस्क है और डिस्क का मास दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। जिस शेप की बात हुई वो शेप भी आप याद रखिएगा, ये डिस्क है और जैसा शेप होगा उसी हिसाब से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो डिस्क का मास दिया हुआ है, मास m इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। और क्या गिवन है, इसकी वेलोसिटी गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको यूनिट से ये पकड़ना है कि ये कौन सी वाली वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है कि एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर ये रेडियन पर सेकेंड में है तो ये ओमेगा की वैल्यू, और अगर ये मीटर पर सेकेंड में है तो ये v की वैल्यू। तो ये लीनियर वेलोसिटी v है, तो लीनियर वेलोसिटी v की वैल्यू है 0.1 मीटर पर सेकेंड। आगे आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट दी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब क्या, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है और सरफेस पर मूव कर रही है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी में भी टोटल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो रोल कर रही है, बॉडी जो है वो रोल कर रही है। रोल करने का मतलब ये कि ये जो डिस्क है वो इस अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करने के साथ साथ ये आगे भी बढ़ रही है, तो ये रोलिंग मोशन है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी या कह सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई रोटेशनल प्लस ई ट्रांसलेशनल, यानी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को जोड़ेंगे तब जाके इस डिस्क की टोटल एनर्जी आएगी। क्योंकि ये रोल कर रही है, सिर्फ रोटेशन होता तो सिर्फ ये वाला पार्ट लिखते, सिर्फ ट्रांसलेशन होता तो ये वाला पार्ट लिखते, लेकिन ये रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रही है, दैट मीन्स बॉडी रोल कर रही है। तो रोलिंग एनर्जी निकालने का ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो यही सॉल्व करना है आपको। देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो ये ट्रांसलेशनल वाला फार्मूला देखिए, हाफ mv², ये फार्मूला होता है हाफ mv²। तो रोटेशन वाले में जो फार्मूला लिखेंगे तो इसी से कंपेयर करते हुए लिखिए 1/2। जो चीज़ का जो इम्पोर्टेंस ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता है, इनर्शिया का होता है, वही इंपॉर्टेंस रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे, और जो इंपॉर्टेंस यहाँ लीनियर वेलोसिटी का, वही इंपॉर्टेंस यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का। तो देखिए फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें आई की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बात अगर डिस्क की हो रही है, डिस्क आप समझ सकते हैं जैसे कि क्वाइन होता है जो, वो डिस्क का एग्जाम्पल है। सरफेस उसका पूरा प्लेन होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू मास इंटू r²। अगर इसका रेडियस r है तो ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है। एक और चीज़ आपको ध्यान दिलाते हैं कि डिस्क के साथ साथ जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। क्योंकि ये जब डिस्क को आप इमेजिन करिए कि डिस्क जो है अगर वो और लंबा हो जाए, एक डिस्क हो उसमें एक डिस्क और चिपक जाए, एक और, तो इस तरह से पूरा एक सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। तो सॉलिड सिलेंडर का और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। क्लियर है? तो देखिए 1/2 और ये आई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 1/2 mr², और उसके बाद ये ओमेगा² और प्लस 1/2 ये mv²। सॉल्व कर दीजिए इसको, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 m
और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv², ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। इसमें देखिए फार्मूले में कि यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v है और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ से हटाना पड़ेगा और रिलेशन आपको यही यूज करना है कि v = r और ये रेडियस को हमने कैपिटल R माना है तो r × ओमेगा, v = r × ओमेगा। तो जरा देखिए यहाँ पर r² ओमेगा स्क्वायर लिखा है, तो r² ओमेगा स्क्वायर को हम v² बोल सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 1/4 m और ये v² प्लस 1/2 mv², बस दोनों को प्लस कर दीजिए। तो अगर हम इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यानी 3/4 mv²। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 3/4 mv² आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो मास और वेलोसिटी गिवन है, उसको रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, बहुत ही टफ कोई कैलकुलेशन नहीं है। 1/2 m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 0.1 इंटू v², तो v² का मतलब कि 0.1 इंटू 0.1। अब देखिए इसमें 3/4 है, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 7 यानी कि 0.7 और 4 5 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 10⁻⁻1 10⁻⁻1 10⁻⁻1 यानी 10⁻³ और इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखेंगे 7.5 तो इसको लिखना पड़ेगा 10⁻⁻1 और ये -3 यानी -4 और इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जूल। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 7.5 इंटू 10⁻⁻4 जूल आ जाएगा टोटल एनर्जी की वैल्यू। तो रोलिंग मोशन अगर कर रहा है बॉडी तो टोटल एनर्जी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को प्लस करने से आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल एग्जाम में खूब पूछे गए हैं और रोटेशनल मोशन से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है, बहुत तरह की चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर घुमा फिरा के आपसे सवाल कहीं ना कहीं से पूछा जाता है। अगर आप सब कुछ कर लेते हैं तो आपको फंसा दिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्योंकि जो शेप होते हैं, जो भी शेप आपको गिवन होगा वो शेप आपको याद होना चाहिए कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। सारा प्रोसीजर आपको पता है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि डिस्क का या सॉलिड सिलेंडर का या स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो आपका आंसर गलत आएगा, जबकि आपको प्रोसीजर सारे पता होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, इस वजह से इस टॉपिक से क्वेश्चंस खूब पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है और खूब पूछे गए हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक होगी तो आप उसमें देख रहे होंगे, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में, इवन पीजीटी के एग्जाम में भी इससे खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे आपने पीछे देखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें रिकॉइल ऑफ गन के ऊपर और प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे जाते थे। हमने सॉल्व भी करवाया था प्रीवियस ईयर के बेसिस पर। वैसे ही इस चैप्टर में यानी रोटेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है J = कांस्टेंट यानी I ओमेगा = कांस्टेंट, उस फार्मूले के ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अब हर एक न्यूमेरिकल तो हम नहीं करवाएंगे सेम टॉपिक के ऊपर, तो कुछ एक हम सिलेक्टेड आपको करवा दे रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस कैसे पता चलेंगे कि उसी टॉपिक के क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम हटा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द सन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ, सन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ, ये क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि असलियत में क्या होता है, कौन कितनी स्पीड से घूमता है, वो सब छोड़ दीजिए। क्वेश्चंस में जो कंडीशन गिवन है आप उसको पढ़िए और उसी को सच मानिए, वही सब कुछ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में थियरी जानने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या होता है, कौन कितनी स्पीड से घूमता है, कौन किसके अबाउट घूमता है, ये सब छोड़ दीजिए। द सन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ, सन अपने ही एक्सिस पर घूम रहा है इन 27 डेज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर अगर घूम रहा है तो एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगाता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये जो है सन का टाइम पीरियड है। क्लियर है, ये सन का टाइम पीरियड है, क्योंकि वो अपने ही एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में इतना टाइम लगाती है। एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है, दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए। कई बार आपको क्वेश्चंस में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो गिवन होती है, बट वो इस तरीके से गिवन होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है क्लियरली कि वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है या टाइम पीरियड की वैल्यू है या किसी और क्वांटिटी की वैल्यू है।
तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है ऐसी जगहों पर। द सन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ इन 27 डेज। सन अपने एक्सिस पर अगर घूम रहा है तो वो 27 डेज में ये रोटेशन पूरा कर रहा है, 27 डेज में। तो अगर 27 डेज में ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड T1 की वैल्यू 27 डेज। ये कंडीशन नंबर 1। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। देखिए यहां पर ये वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन वही चीज पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी टाइम पीरियड ही पूछ रहे हैं, लेकिन कब। इफ द सन वेयर टू एक्सपेंड ट्वाइस, अगर जो सन है वो 2 गुना हो जाए इट्स प्रेजेंट साइज, अपने प्रेजेंट साइज का अगर सन 2 गुना हो जाए, तो ऐसे केस में आपको बताना है कि ऐसे केस में इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, यानी T2 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? T2 की वैल्यू। तो ये टाइम पीरियड पूछ रहा है, लेकिन कब? जब सन वेयर टू एक्सपेंड ट्वाइस इट्स प्रेजेंट साइज, जब सन अपने प्रेजेंट साइज का 2 गुना हो जाएगा, ऐसे केस में आपको टाइम पीरियड बताना है, यानी T2 की वैल्यू बतानी है। तो प्रेजेंट साइज का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए इस टाइम रेडियस R1 है, तो बाद में दूसरे वाले कंडीशन में जो रेडियस होगा वो प्रेजेंट साइज का 2 गुना, यानी इस रेडियस का 2 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगर सन का रेडियस जिस टाइम R1 था और मास M1 था, उस टाइम उसका टाइम पीरियड T1 था। अगर इसका मास चेंज होगा तो आप जान रहे हैं कि मास चेंज होने से इसका मोमेंट ऑफ मास या रेडियस चेंज होने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, क्योंकि I = mr² टाइप के फार्मूले होते हैं। फिलहाल ये स्फीयर है, क्वेश्चन में गिवन है कि सन को आपको सॉलिड स्फीयर मानना है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइप का लेना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ये नहीं भी गिवन होता तो आपको पता है कि सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² और हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr²। तो ये जो सन है, जब इसका मास M1 था, रेडियस R1 था, तब इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जैसे इसका मास या रेडियस आप चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो एक बात आप यहाँ पर सोचिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो रहा है और इसकी एंगुलर स्पीड भी चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि जितनी स्पीड से ये पहले घूम रही थी अब ये स्पीड अलग होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी ये हम अभी देखेंगे, लेकिन ये स्पीड तो चेंज हो जाएगी ना, एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि ये स्पीड या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करने के लिए आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पॉइंट आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिए, की पॉइंट क्या है। की पॉइंट ये है कि अगर आपको ये पता करना है कि I1 ω1 = I2 ω2, यानी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब कब यूज करना है, तो जब भी कहीं पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं करेगा, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं करेगा, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं करेगा, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और एक्सटर्नल टॉर्क 0 होने का मतलब कि आपका जो सिस्टम गिवन है, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ सन की बात हो रही है, इसके अलावा और क्या क्या होता है, तो जो भी आपको सिस्टम गिवन हो उस सिस्टम पर कोई भी अलग से बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कोई टॉर्क या फोर्स नहीं लगना चाहिए। एग्जाम्पल आप देखिए कि पहली बात तो सन के अबाउट प्लैनेट का एग्जाम्पल हो सकता है। तो सन और प्लैनेट के बीच में जो भी अट्रैक्शन हो रहा है, ये प्लैनेट सन के अबाउट जो भी ये घूम रहे हैं, इसके लिए कोई भी बाहरी एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, उसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये इसके चारों ओर घूम रहा है। तो यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर सकते हैं, और रोटेशनल मोशन का केस है तो एंगुलर मोमेंटम का ही कंजर्वेशन दिखाएंगे। लीनियर मोशन हो रहा होता तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात होती। तो एक तो सन और प्लैनेट का ये जो केस है, इसमें आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई प्लैनेट है और उस प्लैनेट का अपना कोई सैटेलाइट है, तो फिर से ये वही बात हो गई कि सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं, इसके लिए भी कोई एक्सटर्नल एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है सब कुछ, तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड करेगा। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि 2 स्टार्स का क्वेश्चन दिया जाता है, ये स्टार है और ये भी स्टार है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 स्टार जब कोलैप्स हो जाते हैं तो ऐसे केस में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो जब 2 स्टार जो कोलैप्स हो रहे हैं उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन दोनों सिस्टम के कोलैप्स होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनके बीच का ग्रेविटेशनल पुल, यानी इसी सिस्टम के अंदर ही जो भी हो रहा है सब हो रहा है। बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट या बाहर से कोई टॉर्क नहीं काम किया है जिस टॉर्क ने इन दोनों को ऐसे कोलैप्स करा दिया हो।
तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, इस तरह के कोई भी कंडीशंस बने उन सभी कंडीशंस में आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उसका एक एग्जांपल है कि सन जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर रहा था, लेकिन जब उसका साइज 2 गुना करेंगे तो कितने दिन में वो एक चक्कर पूरा करेगा, यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी वेरी हो रही है, लेकिन ये चाहे जैसे ही वेरी हो फिर भी आई और ओमेगा का जो मतलब ये प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि आई और ओमेगा दोनों वेरी हो रहे हैं, लेकिन जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा इनका प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये फार्मूला आप यूज कर दीजिए, अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए I1 और I2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, बात इसी सन की हो रही है, तो सन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा होगा, सॉलिड स्फीयर दिया जाएगा 2/5mr², और ये I1 यानी इनिशियल कंडीशन है तो m1r1², और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। अगर टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखें तो हमने फार्मूला बताया था ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t, और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे तो 2πn, ये फार्मूला होता है। तो ये हो गया आपका 2π/t की जगह पर t1 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा I2 की जगह पर यही फार्मूला अगर फिर से लिखें तो 2/5m2 लिखना पड़ेगा, r2² लिखेंगे, और ओमेगा 2 की जगह पर 2π/t2। सॉल्व कर दीजिए, 2π से 2π कैंसिल होगा, 2/5 से 2/5 कैंसिल होगा, m1 को आप लिखिए m1, और अच्छा मास के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में, मास वेरी नहीं हो रहा है, तो मास को ऐसा करते हैं, मास को सिर्फ m लेंगे, साइज का मतलब कि रेडियस की बात चल रही है, ठीक है, साइज का मतलब कि रेडियस वेरी कर रही है, तो मास में वेरिएशन नहीं लिखेंगे, इसको आप m कह सकते हैं। और ये r1 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो r1 का स्क्वायर ही रहेगा, और इंटू में 1/t1, यहाँ पर देखिए m की जगह पर m है, और r2 जो है वो कितना है, साइज का मतलब यहाँ रेडियस से था, साइज का मतलब रेडियस 2 गुना हुआ था, तो r2 की जगह पर अगर 2r1 लिखेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 और ये r1 स्क्वायर मिलेगा, जब r2 की जगह पर ये वैल्यू रख के स्क्वायर करेंगे, और अपान में क्या आ जाएगा t2, तो m से m भी कैंसिल होगा, r1² से ये r1² भी कैंसिल होगा, तो आपको मिला 1/t1 इज इक्वल टू 4/t2, और आपको t2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो t2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 × t1। अब अगर आपको t1 की वैल्यू गिवन है तो t2 एग्जैक्टली पता चल जाएगा, t1 की वैल्यू नहीं गिवन है तो रिलेशन पता चल जाएगा कि जो नया टाइम पीरियड आएगा, नया टाइम पीरियड जो आएगा वो पहले वाले टाइम पीरियड से ज़्यादा हो जाएगा। टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कम हो जाएगी, मतलब वही एक चक्कर घूमने में जो 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर ले रहा था, अब वही एक चक्कर पूरा करने में उसी का 4 गुना टाइम लगेगा, मतलब ये धीरे धीरे घूम रहा है, ठीक है। तो 4 गुना का मतलब ये आ गया t2 की वैल्यू 4 × 27 मल्टीप्लाई कर दीजिए 28, और ये हो गया 10, यानी 108 दिन। कितना दिन लग जाएगा, 108 दिन। तो अगर सन का साइज इनिशियल साइज का 2 गुना कर दिया जाए तो इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो इनिशियल पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का 4 गुना हो जाएगा। अगर इनिशियल 27 था तो फाइनल 108 दिन आएगा। क्लियर है आपको? तो इस क्वेश्चन में हमने इतना ज़्यादा टाइम सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही करा सकते हैं, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन करवाने हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन करने के साथ साथ आपने सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो जब भी स्टार के कोलैप्स होने का क्वेश्चन आए, प्लैनेट और सन का क्वेश्चन आए, प्लैनेट और सैटेलाइट का क्वेश्चन आए, तो वहां पर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर सकते हैं और इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील। आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ्लाई व्हील क्या है, ये रोटेशनल मोशन में इसके ऊपर बेस्ड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फ्लाई व्हील क्या है, सिंपल सा इस तरह से एक व्हील की तरह बना होता है शेप, और इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, ग्रेजुएशन में ये कराया जाता है। ये होता है फ्लाई व्हील, इसी की बात हो रही है।
तो जब भी फ्लाई व्हील की बात हो तो आप समझ जाइए कि इस तरह के कोई स्टेप की बात चल रही है। तो स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 रोटेशन या रिवोल्यूशन पर मिनट टू आरपीएम दिया हुआ है टू 360 रोटेशन पर मिनट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। यानी ये जो फ्लाई व्हील है, इस फ्लाई व्हील की जो स्पीड थी पहले कितनी थी, 60 रोटेशन पर मिनट, 60 रोटेशन पर मिनट। तो 60 रोटेशन पर मिनट से 60 रोटेशन पर मिनट से इसकी स्पीड 360 रोटेशन पर मिनट तक बढ़ाने के लिए जितनी काइनेटिक एनर्जी या जितनी एनर्जी खर्च की गई वो एनर्जी कितनी है, 484। यानी इतना जूल एनर्जी खर्च करके इस फ्लाई व्हील की जो स्पीड थी वो 60 रोटेशन पर मिनट से बढ़ा के 360 रोटेशन पर मिनट कर दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। तो इस फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। कैसे लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप जरा देखिए कि 484 जूल, 484 जूल एनर्जी आपने जब खर्च किया है तो इस फ्लाई व्हील की स्पीड 60 आरपीएम से बढ़ के 360 आरपीएम हो गई। तो जब 60 आरपीएम ये इसकी स्पीड थी तो इसकी कुछ अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जब वो 360 हुआ तो अलग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब कि कहीं ना कहीं से आपने एनर्जी इसको दिया होगा और वो एनर्जी आपने यही दिया हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गिवन एनर्जी। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और कभी क्रिएट नहीं होती। तो अगर यहाँ पर एनर्जी आपको क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि वो एनर्जी तो कभी क्रिएट हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से आपने इसको एनर्जी दिया था, तो वो एनर्जी आपने ये वाला दिया था। क्लियर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम यही यूज कर रहे हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पिछला क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का था, ये क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो बढ़ कहाँ से रही है, क्योंकि आपने एनर्जी दिया हुआ है तब बढ़ रही है। जितना दिए हैं उसी हिसाब से फिर ये बढ़ेगा। तो ये जो पहले तो आपको देख लीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कि ये गिवन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए हमको इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और I तो अननोन क्वांटिटी है, लेकिन जो ओमेगा है उसको आप देखिए 1/2 I, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n का होल स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होता है। तो ये जो n है वो होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट होंगे। तो देखिए 60 रोटेशन पर मिनट, 60 रोटेशन पर मिनट दिया हुआ है, 60 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है। तो अगर हम पर सेकेंड निकालें तो 60 अपान पर मिनट है, तो पर मिनट को अगर हम सेकेंड में लिखें तो 60 आ जाएगा। अब ये जो आएगा वो रोटेशन पर सेकेंड आएगा, है ना, क्योंकि मिनट की जगह पर हमने इस मिनट को सेकेंड में रख दिया। यहाँ से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 1 रोटेशन पर सेकेंड। और 1 रोटेशन पर सेकेंड हो या चाहे जितने रोटेशन पर सेकेंड हो, एक सेकेंड में जितना भी रोटेशन होता है वो तो फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी है और ये इनिशियल कंडीशन में है, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1 बोलेंगे। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा वाला देखिए 360 रोटेशन पर मिनट, 360 रोटेशन पर मिनट है, तो इसको लिखेंगे 360 अपान 60 पर मिनट, है ना, मिनट की जगह पर ये 60 सेकेंड लिख रहे हैं, तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा। यानी कि ये रोटेशन पर सेकेंड में कितना आ गया, 6 रोटेशन पर सेकेंड। और पर सेकेंड में जितने भी रोटेशन होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, यानी ये भी फ्रीक्वेंसी है लेकिन ये फाइनल फ्रीक्वेंसी है। तो इस कंडीशन में फ्लाई व्हील की फ्रीक्वेंसी 1 रोटेशन पर सेकेंड, और इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। तो अगर फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई तो आप ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा मिल गया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे।
तो इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और ये डायग्राम को थोड़ा हम हटा रहे हैं, स्पेस की कमी है। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका आंसर, इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम K1 नाम दे दें उसको, तो K1 इक्वल टू 1/2 आई तो वही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा की जगह पर ओमेगा 1 स्क्वायर यानी 1/2 इंटू आई, ओमेगा 1 की जगह पर 2 पाई एन लिखा जाएगा यानी 2 पाई n1 और इसका स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे 1/2 आई और यहाँ से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर यानी 1/2 आई 4 पाई स्क्वायर इंटू n1 की जगह पर कितना, n1 की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर कितना आ गया, इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा आपका, तो 2 पाई स्क्वायर आई आ जाएगा। ये केस नंबर 1 हो गया है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल वाला निकालिए, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, ये भी ध्यान रहे, फ्लाई व्हील की बात है। तो 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर, तो 1/2 आई और ओमेगा 2 की जगह पर 2 पाई n2 इसका होल स्क्वायर, और 1/2 आई इंटू 4 पाई स्क्वायर और n2 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। कैलकुलेट करिए इसको, इससे कैलकुलेट कर दीजिएंगे कितना आ जाएगा, यानी ये आ गया आपका 72। तो 72 पाई स्क्वायर और आई, ये हुआ कंडीशन नंबर 2। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा उसको 484 के इक्वल कर देते हैं। तो बस इसके बाद यहीं से सॉल्व कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो पुट करिए, यानी 484 इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कितना आया है 72 पाई स्क्वायर आई माइनस इनिशियल कितना आया है 2 पाई स्क्वायर आई, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 70, यानी 70 पाई स्क्वायर आई और ये 484 के इक्वल। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पता ही है, इसको सॉल्व कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील आ जाएगा। तो यानी I इज इक्वल टू ये थोड़ा डार्क ले लेते हैं, I इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 484/70 पाई स्क्वायर, यानी 484/70 और पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 और 22/7 जो कि स्क्वायर है। तो देखिए 22 इंटू 22 जो करते हैं वो 484 आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये जो अपान में 7 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 7 और ये अपान में बचेगा कितना 10, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील इज इक्वल टू 7/10 यानी कि 0.7, और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mk² या mr² टाइप का होता है, तो मास यानी किलोग्राम और r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन थोड़ा सा हमने टाइम लिया है, लेंदी करके किया है, एक एक चीज़ को हमने सेपरेट एकदम एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप जब करेंगे तो इससे कम ही टाइम लगेगा और इससे फास्ट करेंगे आप। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, और अभी तक तीनों क्वेश्चन अपने आप में एकदम लाजवाब, अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है तो छोटा बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में भी घुमा फिरा देते हैं, कई बार लोग गड़बड़ी कर देते हैं, रेशियो उल्टा निकाल देते हैं, जो आंसर 2/3 आना चाहिए वो लोगों का 3/2 आने लगता है, इस तरह की गलतियां होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, बाकी बहुत कुछ कैलकुलेशन नहीं है। 2 रिंग्स हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रेशियो 2:1, 2 रिंग हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये रेशियो है, एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 2:1, और डायमीटर का जो रेशियो है वो भी 2:1 है, तो देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस विल बी, तो उनके मासेस का रेशियो पूछा गया। 2 रिंग है, एक रिंग ये है, एक रिंग दूसरा भी है, तो दोनों रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर I1 और I2 बोलें तो I1 और I2 का रेशियो कितना है 2:1 यानी 2/1, और उसके अलावा उनके जो डायमीटर का रेशियो है वो भी 2:1 है। तो अगर इनके डायमीटर का रेशियो 2:1 है तो रेडियस का भी तो वही होगा रेशियो। अगर डायमीटर मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि D1 और अपान D2 ये डायमीटर है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है डायमीटर का 2:1, तो अगर डायमीटर का रेशियो 2:1 है तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2 इंटू रेडियस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी रेडियस का भी रेशियो वही आएगा जो डायमीटर का रेशियो है। तो ये तो इतना दिया है आपको क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है आपको इन दोनों रिंग के मासेस का रेशियो। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है फॉर रिंग।
ये जो रिंग होता है इसी रिंग को हूप भी बोला जाता है, ठीक है, हूप बोला जाता है। जैसे एक वायर है, उस वायर को एकदम सर्कुलर मोड़ दीजिए, वो रिंग का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर वो प्लेट की तरह पूरा है तो उसको डिस्क बोला जाएगा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², और रिंग या हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है, इसके है ना सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट। तो I इज इक्वल टू mr² फॉर रिंग, ये रिंग के लिए I इक्वल टू mr² होता है। तो जरा देखिए, अगर हम I1 अपान I2 निकालेंगे तो I1 के लिए लिखेंगे m1r1² और I2 के लिए लिखेंगे m2r2²। और I1 अपान I2 की जगह पर 2/1 और R1 अपान R2 की जगह पर कितना 2/1। तो सॉल्व कर देते हैं इसी को, रखिए ये आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू, यहाँ से सेपरेट कर दीजिए, m1 अपान m2 को सेपरेट कर देते हैं, R1 अपान R2 की जगह पर 2/1 और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करने के बाद ये 4/1 आ जाएगा, यानी कितना रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा 4/1 इज इक्वल टू, यहाँ से m1 अपान m2 इंटू 4/1। तो m1 अपान m2 कितना आएगा, m1 अपान m2 इज इक्वल टू, एक सेकेंड ये कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 4 नहीं होगा, ये तो 2 ही रहेगा, ये तो 2 रहेगा ना, ये स्क्वायर सिर्फ हो रहा है, ये स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो 2/1 यहाँ पर 4/1, अब ये आ गया, यानी m1 अपान m2 ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड 2/4, 2/4 का मतलब क्या 1/2, यानी मासेस का रेशियो आ गया 1:2। तो अगर रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डायमीटर या रेडियस का रेशियो 2:1 है तो उनके मासेस का जो रेशियो आएगा वो 1:2 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर रिंग की जगह पर कुछ और दिया होता, रिंग की जगह पर सपोज कि डिस्क दिया होता या सॉलिड सिलेंडर दिया होता या स्फीयर दिया होता, सॉलिड या हॉलो स्फीयर, तो शेप अगर बदलते जाते तो आंसर भी आपका बदल सकता है, क्योंकि शेप बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन बदल जाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसा शेप होगा उसी हिसाब से आपको ये फार्मूला यूज करना है, और इस फार्मूले को यूज करते हुए बहुत ही केयरफुल रहना है। रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सॉलिड राउंड बॉल इज रोलिंग ऑन अ टेबल। फिर से इस वर्ड को पकड़ लीजिए, द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी। ऑप्शन सबने नहीं लिखे हैं स्पेस और टाइम दोनों बचाने के लिए, तो आंसर्स आ जाएंगे, तो ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन तो आपके काम को और आसान कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे आप सॉल्व कर लेते हैं तो ऑप्शन में तो और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉलिड राउंड बॉल इज रोलिंग, यानी कि जो सॉलिड राउंड बॉल है इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड राउंड बॉल का मतलब कि सॉलिड स्फीयर की बात चल रही है, और ये जो सॉलिड स्फीयर है वो क्या कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, तो रोलिंग मोशन कर रहा है। रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, तो रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो इन दोनों मोशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। तो अगर कोई सॉलिड स्फीयर रोलिंग मोशन कर रहा है तो उसकी ये जो टोटल एनर्जी यहाँ से आएगी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो फार्मूले आपको पता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सॉलिड राउंड बॉल इज रोलिंग ऑन अ टेबल, द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पहले रोटेशनल निकालना है। तो देखिए के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। और टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यानी रोटेशनल, और प्लस में ट्रांसलेशन यानी हाफ mv²। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में इन्हीं दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है कि रोटेशनल और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो निकालते हैं। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये आपका रेशियो, यानी के रोटेशनल अपान के टोटल इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और अपान में जो भी वैल्यूज़ हैं। अब देखिए सॉल्व तो ये तभी हो पाएगा जब आप इस v को भी ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, तो यहाँ भी अगर ओमेगा आ जाए तो इनको ऐड वगैरह कर सकते हैं। और कैसे चेंज करेंगे, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है।
तो उसी फार्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 और m और v की जगह पर जब ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन देखिए अभी m ओमेगा स्क्वायर तो ठीक है जो भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर i और i है तो अभी हम इसको प्लस नहीं कर सकते, इनको आपस में डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो i की वैल्यू भी अगर हम रख दें तो ये पूरा जितने भी टर्म है ना वो सब सेम नेचर के हो जाएंगे। तो सेम नेचर के हो जाएंगे तो इनको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो i की वैल्यू रखेंगे फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए i की वैल्यू होती है कितनी, 2/5 mr²। अगर इसका रेडियस स्मॉल r हमने माना है तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 mr²। और ये रेडियस स्मॉल r था, इसी वजह से हमने v इक्वल टू r ओमेगा में भी यही r यूज़ किया था। तो अगर ये कैपिटल R लेते तो ये भी कैपिटल R होता। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लीजिए तो I की वैल्यू रख देते हैं तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई यानी 2/5 और mr² और इंटू में ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से 1/2 आई की वैल्यू रख दीजिए वही 2/5 mr² और उसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ये पहले से ही है 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो लिख देते हैं 1/5 mr² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से आएगा 1/5 mr² ओमेगा स्क्वायर और यहाँ है 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों जगहों से mr² ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो mr² ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1/5 बचेगा और यहाँ से 1/2 तो 1/5 प्लस 1/2। अब देखिए ये पूरा पार्ट कट गया mr² ओमेगा स्क्वायर और न्यूमरेटर में बचा सिर्फ 1/5 और डिनोमिनेटर में बचा है 1/5 प्लस 1/2। तो 1/5 प्लस 1/2 को जब आपको ये सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 और प्लस 5/10 यानी 7/10 और यहाँ 1/5 यानी कुल मिला के जो रिजल्ट आएगा यहाँ हम लिख दे रहे हैं। न्यूमरेटर में 1/5 है और डिनोमिनेटर में जब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/10 और इनको रिवर्स करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/5 और इंटू में 7/10 को 10/7 बोलेंगे। अब 5 से कैंसिल कर देंगे 2 कितना आ जाएगा 7, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2/7। तो इसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा 2/7 का। और ये क्वेश्चन जो था वो सॉलिड स्फीयर का था। अगर सॉलिड स्फीयर की बजाय इसका शेप चेंज हो जाएगा तो शेप जैसे ही चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की जगह पर जो 2/5 mr² रखे ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये जब चेंज होगा तो रेशियो भी चेंज हो सकता है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि शेप जो है सॉलिड स्फीयर का है, तब ये आंसर आया है 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम ω1 टू ω2 विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क। ध्यान से समझिएगा, विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया गया बॉडी के ऊपर, लेकिन फिर भी उसकी एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है। क्यों? बट ड्यू टू चेंज इन इट्स मोमेंट ऑफ एनर्शिया। मोमेंट ऑफ एनर्शिया के चेंज होने की वजह से भी तो एंगुलर स्पीड चेंज होती है ऑब्जेक्ट की। जैसे पीछे आपने एक फ्लाई व्हील वाला एक सन वाला जो क्वेश्चन आपने किया कि सन का जो साइज है वो इनिशियल साइज का जब 2 गुना कर दिया जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो वैसे केस में आपने यूज किया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? क्योंकि जब उसका साइज चेंज करेंगे यानी आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने से ओमेगा चेंज होगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा दोनों चेंज हो रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का केस है कि नहीं। कंफर्म कैसे होगा? अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया गया, सिस्टम के अंदर ही कोई चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर सकते हैं। तो वहां तो ये समझना था। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क बट ड्यू टू चेंज इन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज होने की वजह से उसका जो एंगुलर स्पीड है वो चेंज हुआ है, न कि एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से। तो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया गया है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ होल्ड करेगा, उसको हम यूज कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन इन 2 केसेस इज,
ये जो भी दोनों केसेस हैं, मतलब जो भी पहले एंगुलर स्पीड था बाद में हुआ, जो भी पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और बाद में हुआ था, इन दोनों ही केसेस में आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो पता करना है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है ये भी हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है, उसको आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है और एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि एंगुलर स्पीड शुरुआत में ω1 था और बाद में ω2। क्यों ये चेंज हुई है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी पहले था वो चेंज हो गया होगा और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। इसका मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम आएगा J1 यानी कि I1 इंटू ω1 के इक्वल, और यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा J2 यानी कि I2 ω2, दोनों अगर कांस्टेंट रहेंगे तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यूज़ कर सकते हैं I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क क्या है इस क्वेश्चन में? 0 है। आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? तो हर एक बॉडी के लिए एक ऐसा पॉइंट जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको जब उस बॉडी के टोटल मास के साथ स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है ना। इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक तरीका ये था समेशन mr², हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के प्लस करते, या एक तरीका ये भी था कि इस पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, और रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर का जब मास से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। तो यही जो k है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसी k का ही रेशियो निकालना यानी K1/K2 फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ये सारी सिचुएशन बन गई है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, और आपसे K1/K2 का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन जो दोनों केस में होंगे उनका रेशियो बताना है। तो आप देखिए यहाँ से इस फार्मूले से, इसी फार्मूले से देखिए कि k² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k² इक्वल टू आ जाएगा I/m। तो k इक्वल टू आ जाएगा I इक्वल अंडर I/m। तो K1/K2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कहाँ से क्या निकलेगा? ये आ जाएगा अंडर बॉडी का जो मास है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो I1/m करेंगे और डिवाइडेड बाई अंडर I2/m करेंगे, और रिवर्स करके मल्टीप्लाई करिए तो अंडर I1/m इंटू अंडर के अंदर ही ये m अपान क्या हो जाएगा? I2। m से m कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया? अंडर I1/I2। यानी जो रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो है वो स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी रेशियो होगा अगर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो रेडियस ऑफ जाइरेशन के रेशियो के इक्वल होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो होगा वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले से। यहाँ से आप I1/I2 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? I1/I2 इज इक्वल टू ω2/ω1। तो ये जो I1/I2 इक्वल टू ω2/ω1 आ रहा है, इसको जब रखेंगे तो K1/K2 इज इक्वल टू अंडर I1/I2 की जगह पर लिखेंगे ω2/ω1। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। रेडियस ऑफ जाइरेशन का जो रेशियो है वो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में इस तरीके से आएगा, और ऑप्शन जो है वो आपका इसी फॉर्म में दिया था, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। क्लियर है? तो क्वेश्चन में ये जो कंडीशन थी इसको समझते हुए आपको ये यूटिलाइज करना था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जाइरेशन के बीच का ये जो रिलेशन था इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको करना ये है कि जो मिनट वाली सुई होती है और जो सेकंड वाली सुई होती है उन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। इन अ क्लॉक द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट एंड सेकेंड हैंड इज। सेकेंड हैंड का मतलब पुराना नहीं, सेकेंड हैंड का मतलब सेकेंड वाली जो सुई होती है उसको बोल रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t या फिर 2πn फॉर मिनट हैंड। मिनट वाली जो सुई होती है उसके लिए अगर बात करी जाए तो मिनट वाली जो सुई होती है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? यानी मिनट वाली जो सुई होती है वो एक रोटेशन, एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगती है, दैट इज टाइम पीरियड। तो मिनट वाली सुई जो है पूरा 60 मिनट में एक चक्कर घूमती है, तो 60 मिनट।
ठीक है, 60 मिनट, इसको आप 60 इंटू 60 करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा। ठीक, तो अगर टी की वैल्यू पता है फॉर मिनट हैंड, ये मिनट वाले सुई के लिए है, तो उसका ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ओमेगा फॉर मिनट हैंड इज इक्वल टू 2π/60 इंटू 60, ये आ जाएगा इतना रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया मिनट वाले हैंड के लिए। बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड वाले हैंड के लिए भी पता करते हैं। फॉर सेकेंड हैंड टी सेकेंड इज इक्वल टू आ जाएगा, सेकेंड वाली जो सुई होती है वो घड़ी में एक चक्कर घूमने के लिए 60 सेकेंड का टाइम लेती है। कितना? 60 सेकेंड का। 60 सेकेंड में वो एक चक्कर घूम जाती है। तो अगर इसका टाइम पीरियड पता चल गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2π/t, और t की जगह पर लिखेंगे 60 और ये सेकेंड। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। बस इन दोनों के एंगुलर वेलोसिटीज़ का रेशियो चाहिए। ये देखिए नाम किसका पहले लिखा हुआ, नाम पहले मिनट का है बाद में सेकंड का है, तो पहले मिनट को फिर अपान में सेकंड को, तो WM या ओमेगा M अपान ओमेगा S इज इक्वल टू 2π/60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2π/60। ये 60 से ये 60 कैंसिल, ये 2π से ये 2π कैंसिल, रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया 1/60। यानी कि मिनट वाली सुई और सेकेंड वाली सुई के एंगुलर वेलोसिटीज का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:60। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सिंपल था, आसान था, सिर्फ आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये है ना। चलिए इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8, द लीनियर स्पीड ऑफ अ होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग इज। यानी इसके कंडीशन को आप समझिए इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया था वो मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के फॉर्म में, तो कैलकुलेट करना है आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड ऑफ, है ना, लीनियर स्पीड फाइंड आउट करना है सॉलिड स्फीयर का। कुछ ऐसा इंक्लाइंड एक सरफेस है, यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है ना, और ये इंक्लाइंड सरफेस से ये सॉलिड स्फीयर लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। और नीचे की जब आ रहा है तो कैसे आ रहा है? विदाउट स्लाइडिंग। विदाउट स्लाइडिंग नीचे आ रहा है, मतलब रोल होते हुए आ रहा है। रोल होने का मतलब कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल दोनों मोशन हो रहा है। तो लीनियर स्पीड आपको पता करना है, मतलब v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये सॉलिड स्फीयर है, ये भी ध्यान रखना है, रोल हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहा है। इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h, मतलब ये जो इस इंक्लाइन प्लेन का ये वर्टिकल हाइट है वो h है, और ये यहाँ से ऐसे जो है रोल होते हुए नीचे तक आ रहा है। और ये है क्या? ये है एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, तो आपको पता है कि सॉलिड स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो होता है I = 2/5mr²। और यहाँ पर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप देखिए कि यहाँ इस वर्टिकल हाइट से जब ये सॉलिड स्फीयर नीचे जा रही थी तो इसके पास एक एनर्जी थी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी। तो वो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहाँ से आई? क्योंकि यहाँ से देखिए इस हाइट पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस हाइट की वजह से इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हुए ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जब ये एकदम नीचे आ जाएगा तो काइनेटिक, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। और पोटेंशियल एनर्जी जो पूरी खत्म हो जाएगी उस टाइम इसकी स्पीड देखिए मैक्सिमम होगा यहाँ पर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम होल्ड करें यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कह रहा है कि लॉस इन, ये कह सकते हैं लॉस इन, लॉस का मतलब नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में कितना लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी? तो mgh के इक्वल अगर इसका मास m है। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी हुई? तो दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल, क्योंकि जो बॉडी है वो रोल कर रही है ना, रोल कर रही है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ I⍵² और ट्रांसलेशनल का ½ mv², और ये mgh के इक्वल।
अब इसमें देखिए, इस फार्मूले से आपको v की वैल्यू पता करनी है। दो बातें हो सकती हैं, अगर v की वैल्यू पूछी जाएगी तो ओमेगा को कन्वर्ट करके v के फॉर्म में लिखेंगे, अगर ओमेगा की वैल्यू पूछी जाएगी तो v को कन्वर्ट करेंगे ओमेगा के फॉर्म में। क्वेश्चन में v की वैल्यू पूछी गई है तो इस ओमेगा को v के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस रिलेशन से v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v अपान आर। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू कितना, v अपान आर। और i की भी वैल्यू रखनी है। फॉर सॉलिड स्फीयर i इज इक्वल टू कितना, 2/5 mr स्क्वायर। तो अगर हमने इसका रेडियस कैपिटल R रखा है तो यहाँ पर भी कैपिटल R यूज़ करेंगे। तो चलिए 1/2 i की जगह पर 2/5 mr स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर, और सॉरी ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है, इसको ओमेगा स्क्वायर ही रहने दीजिए, प्लस 1/2 mv स्क्वायर, और ये है आपका mgh। और यहाँ से लिखिए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हम सीधे सीधे वी स्क्वायर बोल सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो 1/5 और ये m रहेगा और यहाँ पर आएगा वी स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 1/2 m और वी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा एम जी और h। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए किसको, एम वी स्क्वायर को, तो एम वी स्क्वायर को कॉमन लेंगे 1/5 प्लस 1/2 आ जाएगा, और 1/5 प्लस 1/2 को जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 7/10। यानी रिजल्ट जो आ गया, अब थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। तो ये रिजल्ट आ गया आपका कि mgh इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इंटू 7/10। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू जी एच अपान में 7 आ जाएगा, और v की वैल्यू आ जाएगी √10gh और अपान 7। तो इस तरह से आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर की जगह पर दूसरा कोई भी शेप होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप चेंज करेंगे, तरीका सेम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो एक आध क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद फिर देते हैं आपको आपका होमवर्क। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, तो एक डिफरेंट टाइप है, शेप वाले क्वेश्चन, ऐसे शेप बना के दिए जाते हैं और आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बता रहे हैं, 10 और 11 आपको करना है, ये आपका होमवर्क है दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है। 3 पॉइंट मासेस हैं m1, m2 और m3, और इन 3 पॉइंट मासेस के में से जो मास m1 है उस m1 मास से पास होता हुआ, और दूसरा ये जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इस एक्सिस के अबाउट इन 3 पार्टिकल से मिलकर बने हुए इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अगर हम इस एक्सिस को नाम ए बी रख दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कह लीजिए, सिस्टम अबाउट एक्सिस ए बी, तो ए बी एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई ए बी इज इक्वल टू, तो आई ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो फार्मूला देखिए क्या होता है, पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास के लिए जो मोमेंट ऑफ, एक ही पॉइंट है, पूरी बॉडी अगर होती है तो अलग हो जाता है, सिग्मा एम आर स्क्वायर लिखते हैं। एक पॉइंट मास है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से निकलेगा। एम कितना, यहाँ पर एम का मतलब m1 है, और इसी एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस से इस पार्टिकल का कोई डिस्टेंस नहीं है, तो 0 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस गिवन था, ये डिस्टेंस था a, है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे थे सब के सब, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था। तो दूसरे वाले के लिए लिखेंगे m2 मास, और इस एक्सिस यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना a के, a है पूरा, ये a/2 हो जाएगा, तो यानी a/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना, तो मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, मास m3 और डिस्टेंस यहाँ से इसका कितना, तो पूरा a है, आधा कितना a/2 और इसका होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका 0 प्लस यहाँ से आ जाएगा m2 और a स्क्वायर अपान 4 प्लस m3 a स्क्वायर अपान 4। तो a स्क्वायर अपान 4 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा m2 प्लस m3। ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यानी बस आपको ये ध्यान रखना है कि एम आर स्क्वायर जो एक पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तरीका हो सकता है, उसी तरीके से काम करना है। और 3 पार्टिकल हैं
तो अगर एक्सिस इस वाले पार्टिकल से होकर गुजर रहा है तो इस वाले पार्टिकल से एक्सिस का डिस्टेंस 0 आ जाएगा, बाकी पार्टिकल से डिस्टेंस आपको डायग्राम से पता चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो आसान था, हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है, और हम दोनों क्वेश्चन का हिंट आपको दे दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये एक स्क्वायर है, इसकी इस स्क्वायर का जो साइड है वो बी है और बी है, ये भी बी है। इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर 4 स्फीयर रखे हुए हैं, और जितने भी स्फीयर रखे हुए हैं सब के सब आइडेंटिकल है, यानी सबका जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम है, सबका रेडियस ए है, और स्फीयर का जो सेंटर है वो बिल्कुल इस स्क्वायर के कॉर्नर पर पड़ता है। इस तरीके से स्फीयर को रखा हुआ है कि स्फीयर का जो सेंटर है वो एकदम कॉर्नर जो है उससे कोइंसाइड करता है, और जो स्फीयर की रेडियस है वो ए है और स्क्वायर का साइड बी है। आपको क्या करना है, इन चारों साइड में से किसी भी एक साइड के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एनी साइड ऑफ स्क्वायर के किसी भी एक साइड के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हिंट आपको बस इतना दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट आप इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसका और इसका भी निकालेंगे, सबको प्लस कर देंगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हुए ध्यान रखना है कि ये कोई एक पॉइंट नहीं है, जैसे ये पॉइंट नहीं है कि सिर्फ mr² करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। ये एक स्फीयर है जिसका प्रॉपर रेडियस दिया हुआ है। तो एक तो स्फीयर का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अगर सॉलिड स्फीयर है, क्वेश्चन में सॉलिड ही बोला है तो सॉलिड ही मानिए इसको। एक तो इस स्फीयर का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² टाइप का, जिसमें r क्या होगा, इसका अपना रेडियस होगा। तो 2/5 mr² से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। अब इसको आप एक पॉइंट मानिए, और इस पॉइंट का जब ये इसके चारों तरफ घूमेगा तो अब फिर से mr² निकालेंगे, लेकिन इस बार r कौन सा यूज करेंगे, a और b के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यानी हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको, यानी I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, ये अच्छा इसका नाम BC है, तो BC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो लिखेंगे I और ये पहले वाले स्क्वायर का IA प्लस I, इसको B बोला गया है, चलिए IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID, इस एक्सिस के अबाउट इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये चारों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो IA अगर निकालेंगे तो कैसे आएगा, यही आप देख लीजिए। IA अगर निकालना हुआ तो IA की वैल्यू, पहले तो इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 ma², ये इस पूरे स्फीयर का हुआ, और इस एक्सिस के अबाउट इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे एक पॉइंट मानते हुए, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए, तो ये डिस्टेंस है b, तो प्लस में करेंगे m और डिस्टेंस का स्क्वायर है, mr² होता है तो डिस्टेंस ये कितना है b है, तो mb²। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया पूरा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इस वाले स्फीयर का इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो बिल्कुल इसी टाइप का इसका भी आ जाएगा। ठीक है, इसका भी निकाल लेंगे, सेम टाइप से आएगा। और इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो स्फीयर वाला पार्ट तो आएगा, है ना, 2/5 वाला पार्ट तो इसमें भी आएगा, लेकिन जब दूसरा वाला पार्ट निकालने जाएंगे तो जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से इस स्फीयर के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो तो 0 होगा, तो दूसरा वाला पार्ट इसमें और इसमें नहीं आएगा, जबकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से ये आएगा, जैसा कि हमने एक बता दिया है। तो हमने ए का बता दिया है, यानी अब तो हमने पूरा क्वेश्चन ही डिस्क्लोज कर दिया। तो अब ए हो गया है, तो बी, सी और डी सारा सॉल्व करते हुए आप फाइनल आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोलैप्सिंग स्टार, 2 स्टार कोलैप्स हो रहे हैं, चेंजेस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 हो जाती है। द रेशियो ऑफ न्यू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर 2 स्टार कोलैप्स होते हैं और ऐसे में उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/3 हो जाता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन हो रहा है, फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा ये हम नहीं बताने जा रहे हैं। पूरे लेक्चर को अगर आपने देखा तो आपको एकदम एग्जैक्ट आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है।
और दूसरी बात ये कि एक बात आप लोगों से कहनी है कि कभी कभी लेक्चर्स के अपलोड होने में और कभी कभी गैपिंग हो जाती है बहुत सारे कारणों से। यूट्यूब का जो अपना सिस्टम है उसमें आप जानते हैं कि अपलोड करना और एडिट करना और तमाम चीज़ें जो करनी पड़ती हैं, कभी कभी वो चीज़ें एग्जैक्टली हो नहीं पाती जैसे हम प्लान किए होते हैं। तो इस बात से आप लोग कभी भी नाराज़ ना हुआ करिए या हताश मत होइए कि लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। लेक्चर्स अपलोड होंगे, बट हो सकता है कि कभी कभार लेट हो जाता है, देर हो जाती है, या किसी टेक्निकल इशू की वजह से भी काम रुक जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर यानी मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 19 में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।